डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यू स्टडी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जंतु तक चार तरह के होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। क्या इनमें पूछा जाता है, पूरा डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले एनिमल टिश्यू चार होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं। इन उत्तक में क्या याद होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम, हिंदी में बोलते हैं उपकला। तो पहले इंग्लिश का पोस्टमार्टम करते हैं। एपी प्लस थीलियम। एपी का मतलब अपॉन और थीलियम मतलब टिश्यू, अर्थात जो दूसरे उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, पर स्थित होता है उसे एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के मध्य में पतली पारगम्य एसेलुलर एक कला उपस्थित होती है जिसे हम आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए कला के ऊपर स्थित होने के कारण इसे उपकला उत्तक कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इमेजिंग करो, ये तो है कनेक्टिव टिश्यू और बीच में ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर ये आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पर ऊपर स्थित होता है। उपकला उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कला के ऊपर होता है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टी एक तो पतली होती है, थिन होती है, दूसरी पारगम्य होती है और एसेलुलर एकोसिक होती है। इस एपिथेलियम टिश्यू की विशेषता है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक होती है। हमारी आपने देखा होगा कि जब भी स्किन खरोच लगती है वापस थोड़े दिनों में सही हो जाती है क्योंकि त्वचा पर उपकला उत्तक होता है। इसकी उत्पत्ति तीनों जन्निक स्तर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से हुई है। यह सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा उत्तक है जिसकी उत्पत्ति तीनों जन्निक स्तर से होती है। तो उपकला उत्तक की उत्पत्ति किस टिश्यू से होती है, तो आपको पता होना चाहिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल। ये सबसे आदिम प्रकार का प्रिमिटिव टिश्यू होता है। ये त्वचा पर उपस्थित होता है और इसका कार्य होता है आवरण तथा सुरक्षा प्रदान करना। आई होप कनेक्टिव टिश्यू बोलो, एपिथेलियम टिश्यू समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। इसमें बोन, अस्थि, उपास्थि और ब्लड को सम्मिलित किया जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर आपको कुछ बातें जो एग्जाम में पूछते हैं, अस्थि, बोन शरीर का क्या है, सबसे हार्डेस्ट, कठोरतम उत्तक होता है, ठीक है। कभी भी पूछे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, बोन। शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206 बोन होती है। ब्लड शरीर का क्या है, सबसे कोमलतम उत्तक, सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। एक नोट करके बताया कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछे तो इनेमल, जो दांत के ऊपर वाइट वाइट नजर आता है वो इनेमल होता है। इनेमल शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि सबसे कठोरतम उत्तक पूछे तो बोन है। शरीर में कुल 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अस्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि बनाने वाली कोशिका को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि की कोशिका को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी ब्लास्ट आता है वो फॉर्मिंग सेल होती है, साइट आता है वो उसकी सेल होती है, और क्लास्ट आता है वो डिस्ट्रॉइंग सेल यानी नष्ट करने वाली कोशिका होती है। ये तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, उपास्थ्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी। बिल्कुल वैसी टर्मिनोलॉजी है जैसी बोन की है। और उपास्थि बनाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोब्लास्ट, उपास्थि की कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट और अस्थि के प्रोटीन को ओसिन कहते हैं। यहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मिल्क के प्रोटीन को केसिन कहते हैं। ओसिन इज ए प्रोटीन ऑफ बोन
एंड केसिन इज ए प्रोटीन ऑफ मिल्क। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद बोन में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक सॉल्ट अक्सर पूछ लिया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, बोन हो, कार्टिलेज हो, ब्लड हो, उत्पत्ति में कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। आई होप सारी कनेक्टिव टिश्यू की बातें भी समझ में आई होगी। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करें, उत्पत्ति में कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। शरीर में कुल मसल की संख्या 639, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए 600 से ज़्यादा होती है। फिर जिसमें भी 6 + 3 9 मतलब वो मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639, यानी आपको ध्यान रखना 600 से ऊपर। उसके बाद शरीर में 3 प्रकार की मसल्स होती है। एक अरेखित पेशी अनस्टेटेड मसल, रेखित पेशी स्टेटेड मसल, हृदय पेशी कार्डियक मसल। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है और जानना है। सबसे पहले अरेखित अनस्टेटेड मसल की बात करें, बहुत सारे नाम है, विद रीजन बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क बैंड क्या होता है? एब्सेंट, इसलिए इसे अरेखित पेशी कहते हैं। ओके, ये कंकाल स्केलेटन पर एब्सेंट होती है, इसलिए इसे नॉन स्केलेटन मसल, एक कंकालीय पेशी कहते हैं। ये शरीर के विसरल अंग, जो विसरल अंग ऑर्गन्स में उपस्थित होती है, इसलिए इसे कोमलतम पेशी, सॉफ्ट मसल, कोमल मसल पेशी भी कहते हैं। इसका नियंत्रण ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा बोलो द्वारा किया जाता है। इसे इनवॉलेंट्री अनैच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री, ठीक है, मसल, अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और इसकी संरचना स्पिंडल लाइक तरकुनुमा होती है और ये बोलो न थकने वाली पेशी होती है। हमारे ऑर्गन निरंतर काम करते रहते हैं। ओके, नॉन फैटिक मसल होती है। तो ये सारी बातें आपको अरेखित पेशी के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में रेखित पेशी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं। ये कंकाल पे उपस्थित होती है, इसलिए स्केलेटन मसल कंकाली पेशी कहते हैं। इसका नियंत्रण सेरेब्रम या प्रेमस्तिष्क गोलार्ध, सेरेब्रल हेमिस्फीयर द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी, वॉलेंट्री मसल कहते हैं। और ये थकने वाली पेशी है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लेते हैं हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, क्योंकि हाथ पैर में बोन है और बोन पे हमेशा ये मसल होती है, इसलिए वहाँ लैक्टोज का जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड का, और आपसे मैं कह रहा हूँ हमें थकान होती है। इसके पेशी तंतु की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होती है। क्या होता है सार्कोमियर? क्या लाइट बैंड डार्क बैंड स्ट्रक्चर बताइए। ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये स्ट्रक्चर पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपको पता है रेखित पेशी को लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं, इसलिए रेखित कहते हैं। आज हमें लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं, तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वे क्षेत्र जहाँ पर केवल एक्टिन प्रोटीन ही उपस्थित होता है, ये एक्टिन है, ठीक है, और ये मोटे वाले मायोसिन है, ठीक है, प्रोटीन फाइबर, ठीक है, या फिलामेंट। ओके, तो आपने देखा इस भाग में केवल एक्टिन है, इसलिए इसको लाइट बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड भी कहते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक बैंड। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लाइट बैंड का दूसरा नाम क्या होता है? ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, तो क्या होगा? आई बैंड। और एक दूसरा डार्क बैंड जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होता है, उसे एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, ए बैंड कहते हैं। ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक मतलब एक्टिन मायोसिन दोनों प्रोटीन फिलामेंट। फिर इस डार्क बैंड के अंदर एक वह भाग जहाँ केवल मायोसिन होता है, उसे एच जोन, केवल मायोसिन, ठीक है, मायोसिन उपस्थित। और उसके भी सेंटर भाग में एक लाइन होती है जिसे एम लाइन कहते हैं, मीजोग्राइन लाइन। उसके बाद दोस्तों लाइट बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको जेड लाइन कहते हैं, तो ये भी जेड लाइन, जेड लाइन। तो ये
जेड लाइन से जेड लाइन के बीच की बोलो इकाई को सार्कोमियर कहते हैं, यानी आधा आई पूरा ए आधा आई, फॉर्मूला बन गया I/2 ए I/2। तो आपको सार्कोमियर क्या होती है, जेड टू जेड लाइन। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछा जाता है जेड लाइन किस में उपस्थित होती है, तो लाइट बैंड में। लाइट बैंड में कौन सी लाइन उपस्थित होती है, जेड लाइन। सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक होता है, जेड लाइन से जेड लाइन। डार्क बैंड में वो कौन सा जोन होता है जहाँ केवल मायोसिन होता है, एच जोन। एच जोन में जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, एम लाइन। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कार्डियक मसल की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है हार्ट में उपस्थित होती है। और कार्डियक मसल का एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि ये संरचना में तो रेखित के समान होती है, क्योंकि इसमें भी लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। ये कार्य में अनैच्छिक इनवॉलेंट्री होती है, क्योंकि इसका नियंत्रण भी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा किया जाता है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ये रेखित अनैच्छिक पेशी स्ट्रेटेड, आपसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल होती है। क्लियर, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये हार्ट में उपस्थित होती है। आई होप आपको ये मस्कुलर बोलो आपको टिश्यू भी समझ में आया होगा। क्लियर, और उत्पत्ति में कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि पेशी जो है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होती है। ठीक है, लेकिन आपको एक स्पेशल नोट पता होना चाहिए कि पेशी उत्तक, ठीक है, उत्पत्ति में मीजोडर्मल, ठीक है, होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अपवाद क्या, आइरिस, आंख की आइरिस तथा सीलियरी काय की पेशियां उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू की बात करें, उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है। इसकी कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ठीक है, या न्यूरॉन कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर के दो भाग होते हैं, एक साइटोन और एक सेल नर्व प्रोसेस, जिसमें एक्सोन, डेंड्रोन, डेंड्राइट को सम्मिलित करते हैं। मैंने आपको पहले एक इसका स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, ओके। ये जो हम बनाते हैं, आपको ये क्या है, साइटोन है, ये क्या है, एक्सोन है। ठीक है, और ये डेंड्रोन और ये टीलोडेंड्रोन। ठीक है, ये डेंड्रोन, ये डेंड्राइट्स। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसमें होते हैं नीजल्स गैन्यूल्स। ठीक है, नीजल्स गैन्यूल अक्सर पूछ लिया जाता है, नीजल्स गैन्यूल्स किस में उपस्थित होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साइटोन, नर्व सेल में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट में कंप्लीट एक बार एनिमल टिश्यू स्टडी कराया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं। ओके, और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें।